ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में आज का दूसरा सेशन है हमारा। इस सेशन में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस जो है इनको प्राइमरीली देखेंगे। ये जो इन्फॉर्म्ड सर्च है उसके अंदर जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जो कंप्यूटेशंस हो रही होती हैं, उनकी बेसिस क्या है। अगर आप देखें तो आपके सामने जो है ये एक पजल नजर आ रहा है। एक स्टार्ट स्टेट आपको नजर आ रही है और एक इसकी गोल स्टेट नजर आ रही है, और साथ साथ वो बता रहा है कि द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन इज पॉसिबल इन 26 एक्शंस। कम से कम जो है वो 26 एक्शंस होंगे, तो उसके बाद जो है वो गोल स्टेट जो है वो रीच होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ह्यूरिस्टिक्स पॉसिबल है इस पर्टिकुलर केस में। आपके पास जो है वो जो वन है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वन जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। अब चूंकि इसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, तो वन तक पहुँचने के लिए हमें प्राइमरीली 1, 2 और 3, कम से कम 3 स्टेप जो है वो जाना पड़ेगा। कम से कम 3 स्टेप जो है वो यहाँ से हम इस वन को यहाँ लेके जाएंगे। अगर यहाँ इस तरफ से अगर लेके जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 लगेंगे, और अगर इस तरफ से लेके जाएंगे 1, 2 और 3, तो इस तरफ से भी 3 ही लगेंगे। तो मिनिमम जो यहाँ तक रीच हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स के साथ, वो उसका जो कॉस्ट होगी वो 3 होगी। तो अगर एक को हम यहाँ से इस पोजीशन पे लेके आने चाह रहे हैं, तो जो टोटल कास्ट वो हमारी लगेगी वो 3 होगी। तो एक तो इसका ये पॉसिबल वे है। दूसरा, हम ये अगर अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, अगर ये 8 पजल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इट इज़ पॉसिबल कि वन को हम यहाँ से एक ही स्टेप पे डायरेक्ट यहाँ ले जा सकते हैं, इन ए सिंगल स्टेप, वन स्टेप। देखिए कुछ वो कैंडी क्रश कुछ गेम्स होती हैं जो थोड़ी मिलते जुलते, तो थोड़ी देर के लिए अगर अज्यूम करें कि एक ही स्टेप में ये मुमकिन है कि हम एक को यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, और उसी तरीके से मुमकिन है कि जो 2 है उसको हम एक स्टेप में यहाँ ले जाएं, 3 को जो है वो यहाँ ले जाएं। जिस तरह अगर हमसे कभी 8 पजल सॉल्व नहीं होता था तो हम क्या करते थे, उसे ब्रेक करके दोबारा से बना लेते थे, इसी तरीके से बना लेते। तो यहाँ 2 डिफरेंट हेuristics जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, मैंने आपको बताए हैं। एक हेuriस्टिक जो है वो ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं और इसकी कास्ट 3 होगी, और एक हेuriस्टिक ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से उठा के यहाँ रख दें और इसकी कास्ट 1 होगी, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है इस गेम के रूल्स के मुताबिक। बट एनी हो, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ हेuriस्टिक। अब हम देखते हैं आगे इसकी क्या। ओके, सो देयर इज सम डिटेल्स जो हेल्प करेगी हमारी। इन 8 puzzles we have a total of 181 400 reachable states. So there are total number of states and there are number of reachable states, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोट से अगर हम उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ लें कि ये एक हमने एक्सपेंड अभी नहीं किया, ये जो है ये एक छोटा सा ट्री है और इस ट्री की आगे और भी नोड्स हैं। तो अभी अगर हम इस जगह पे हैं तो इस जगह के हिसाब से अभी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, तो ये फ्रंटियर कहलाएगा, जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच नोड्स होंगी। और ये फ्रंटियर जो है ये रीचेबल स्टेट्स होती है, रीचेबल स्टेट्स।
रीचेबल स्टेट्स। जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इसके बाद वाली जो नोड्स होंगी वो फिर रीचेबल हो जाएंगी। तो जब भी कोई वैल्यू आए तो ये जरूर देख लें कि उसके साथ क्या लिखा हुआ है। सो 8 पजल हैज about 200,000 reachable states and 15 puzzle have over 10 trillion reachable states. So that means complexity, larger complexity when we talk about the 15 puzzle. Okay, so there is a long history of heuristics for 15 puzzle, and commonly used there are two heuristics. Number one is H1. So the number of misplaced tiles, और आप देखें कि इसमें तकरीबन तमाम ही टाइल्स जो है वो मिसप्लेस्ड है, यानी 1 भी अपनी जगह पे नहीं है, 2 भी अपनी जगह पे नहीं है, 3 भी अपनी जगह पे नहीं है, 4 भी अपनी जगह पे नहीं है, 5 भी अपनी जगह पे नहीं है, 6, 7 और 8 ये सभी अपनी जगह पे नहीं है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो ब्लैंक को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हम जो है वो हैमिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। बहरहाल anyhow, this is the number of misplaced tiles. And similarly, there is another heuristic H2, which is the sum of the distance of the tiles from their goal positions. जो अभी हम इससे पहले गोल पोजीशन की बात कर रहे थे कि जो 1 का गोल पोजीशन है वो ये वाला है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली उसको ये वाला पाथ ट्रेवल करना है जिसकी कॉस्ट जो है वो 3 है। तो ये 3 जो है ये हमने यहाँ लिख लिया, ये 1 के लिए है। और अगर 2 को देखें तो 2 को उसकी जगह पे लाने के लिए एक ही डिस्टेंस चाहिए, तो 2 के लिए 1 है। इसी तरह जो पोजीशन 3 है उसके लिए 2 है, 4 के लिए 2 है, 5 के लिए 2 है, 6 के लिए 3 है, 7 के लिए 3 है, और 8 को अगर हम लेके जाना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन पे तो 1 और 2 है इसका डिस्टेंस, तो ये 2 आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू देगा 80। ये ह्यूरिस्टिक्स जो है ये मैन हटन डिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि ये एक्चुअल जो सिटी ब्लॉक्स होते हैं वो यानी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होती है या सड़कों की जो रोड्स की जो ओरिएंटेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट तरह के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं उनको हमने देखा है। तो अभी हम ह्यूरिस्टिक जो फंक्शन है उसकी भी बात करेंगे और मज़ीद डिटेल में जो है इसका फार्मूलाज भी देखेंगे। और किताब में चूँकि ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे है तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को बताए। ओके, तो यहाँ कोई सवाल है आप लोगों का? ये हमाद, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? जी, और किसी का कोई सवाल है? मैं हबीबा, आपका सवाल है? कौसर, आपका कोई सवाल है? ओके ओके, थैंक यू। अब इसके बाद हम एक वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो कहलाती है इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर। चूँकि ह्यूरिस्टिक में जो ब्रांचिंग है या जो प्राइमरली जो सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करने का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रांचिंग भी कहते हैं, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस या इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसकी क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे। इसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए एक फार्मूला नीचे दिया है इन्होंने, इसको हम थोड़ा सा रीड करना चाहेंगे। वन वे टू कैरेक्टराइज द ऑफ ह्यूरिस्टिक is the effective branching factor B if the total number of nodes generated by A, ये A स्टार की एल्गोरिथम या सर्च एल्गोरिथम की बात हो रही है, प्रॉब्लम इज n, so if there are total n number of nodes and solution depth is D, यानी जो उसने जो हायरार्की एक्सप्लोर की है, एक्सपेंड की है, then D is the branching factor that a uniform tree of depth D would have to have in order to contain n plus 1 nodes. तो इसका फार्मूला ये होगा n plus 1 is equal to
1 प्लस बी स्क्वायर प्लस अप टू बी की पावर डी। तो अब यहाँ पे चूंकि डी की अगर हम कोई वैल्यू ज्यूम कर लें, डी की वैल्यू लेट से 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अगर हम एन की वैल्यू लेट से 50 ले लेते हैं या 51 ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे n प्लस 1, 52 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी की पावर 5, और उस फार्मूले उसको फिर हल करना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ बी, सॉल्व करना होगा। तो आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है न्यूटन राफसन मेथड और इस तरह बहुत सारे मेथड, उन मेथड्स की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। ओके, अब आपको ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे पास एक 52 नोड्स हैं और डी जो है वो 5 है। तो एन जो है उसकी जगह पे 52 रखेंगे और डी की जगह पे 5 रखेंगे, तो फिर हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 2 प्लस बी माइनस 52 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने एक इंटरनेट पे जो अवेलेबल टूल है उसको यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए, इसका मैंने नीचे लिंक बता दिया है। जब हम इसमें इक्वेशन को लिख के इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये इसको सॉल्व करने के लिए एक जो इसका ग्राफ बनाएगा और ये देखेगा कि x की किस वैल्यू यानी किस वैल्यू के ऊपर जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। तो आफ्टर using some values find that x is equal to 1.9, x is approximately equal to 1.9। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चूंकि यहाँ हमने x लिया है, वैल्यू b है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक जो फैक्टर होगा हेरिस्टिक का, वो उसकी वैल्यू 1.9 होगी। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी भी गिवन वैल्यू के लिए, ये ज़ाहिर है इसमें डेप्थ डिफरेंट हो जाएगी और जो नंबर ऑफ नोड्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसके तहत हम जो है वो बी की कोई भी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। किताब ने इसका एक पूरा जो है वो टेबल बना के दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, यानी एक ऐसा ह्यूरिस्टिक जो हमें ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। देखिए, एडमिसिबल जहाँ भी लिखा हुआ हो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और इससे मुराद जो है डेफिनेशन तो इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, इज वन दैट नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच ए गोल। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका ए स्टार की एग्जाम, जब हमने ए स्टार और ग्रीडी को आपस में कंपेयर किया था तो हमने ये देखा था कि प्राइमरली जो ए सिटी है इससे लेके बी सिटी तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज आई थी। एक तो डिस्टेंस था 450 और दूसरा डिस्टेंस जो था वो इससे थोड़ा कम था, लेट्स से इट इज लेस देन 450, तकरीबन 418 था अगर मैं भूल नहीं रहा तो, अब अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो जब हमने ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया तो हम जो है वो इस डिस्टेंस को तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और इसी तरीके से अगर हम जी जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जी जो एल्गोरिथम था उसको हमने यूज़ किया था तो उसने एक डिफरेंट जो पाथ जो था वो लिया था जो कि ऑप्टिमल पाथ नहीं था। दैट पाथ वाज नॉट ऑप्टिमल, लेकिन ये चूंकि सोल्यूशन भी है तो ये सोल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन ये एडमिसिबल या ऑप्टिमल जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्टार सर्च है ये एक अपर बाउंड के अंदर रहते हुए, एक अपर बाउंड लेट से, अगर एक अपर बाउंड सी है, लेट से इसको सी डैश कह देते हैं, तो जो भी इसकी कॉस्ट आएगी
वो इस अपर बाउंड से कम होगी या इस अपर बाउंड के लो बराबर होगी, यानी कम होगी, इससे लोअर बाउंड की तरफ होगी। तो इस सूरत में अगर हम एक कॉस्ट डिसाइड कर लें कि हमने जो है वो 430 किलोमीटर के अंदर अंदर रहना है, यानी हमारी सर्च जो है वो 430 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेगी, तो ए स्टार सर्च जो है ये चूंकि 418 इसका कास्ट आती है, और ये 418 कास्ट जो है ये लेस देन 430 है, जो कि हमने डिसाइड कर ली थी कि हम 430 किलोमीटर जो है ना ये इससे कम में जाएंगे, तो इसके तहत जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेबल हेरिस्टिक बन जाता है। जबकि अगर हम जी क्राइटेरिया को फॉलो करें तो जो 450 है वो ग्रेटर देन 430 है, जो कि हमने क्राइटेरिया तय किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको ये पूरा नहीं करता। तो जहाँ तक ये एडमिसिबल हेरिस्टिक्स लिखा हुआ है या एडमिसिबल सर्च लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ए सर्च स्कीम विच गारंटीज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जी बेटा, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? ये एक वर्ड चूंकि बार बार टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको डिफाइन भी कर दूं और इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन भी कर दूं बाय यूजिंग वन एग्जांपल। और इस एग्जांपल को चूंकि हम कर चुके हैं और थोड़ी मेहनत से हमने किया था लास्ट जो सेशन था, तो इसकी मदद से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और टेक्स्ट को तो हमारा और बेहतर जो कंसेप्ट है वो हो जाएगा। Okay, but what happens if there are many admissible heuristics are available? अगर एक से ज़्यादा heuristics जो है वो अवेलेबल हो, तो उस सूरत में हम क्या करें? उस सूरत में दो तरह की अप्रोचेज हैं। एक तो अप्रोच ये है कि आप उसमें से मैक्सिमम जो हेuriस्टिक की जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, वो आप अडॉप्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि उसमें से एक रैंडमली कोई सा भी एक इसमें से कोई सा भी एक चूज कर ले, ये भी एक अप्रोच है। सो देर आर टू अप्रोचेस व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ एडमिसिबल हेuristics आर अवेलेबल। और एक और मेथड भी हो सकता है कि कंपेयर कर लें बाय यूजिंग सम क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा किताब से लिया गया है, इसको रीड कर लेंगे। Okay, then there is also a strategy and the formulation of heuristics when we consider the sub problems. देखिए, आमतौर पे जब हम एक पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम तमाम स्टेट्स को, यानी जो उसकी तमाम स्टेट्स हैं उसको नहीं देख रहे होते। हम आमतौर पे किसी एक चीज को इस एक को पहले फिक्स कर लें, फिर जो है ना टू की तरफ जाएंगे, और टू को जब कर लेंगे तो फिर जो है वो थ्री की तरफ चले जाएंगे, और थ्री को जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद लेट से फिर हम फोर की तरफ चले जाएंगे, और फोर को जब हम कर लेंगे तो इस तरीके से हम फिर आगे वाली जो स्टेट्स हैं उनको भी फिर हम देखते हुए चले जाएंगे। तो हम आमतौर पे जो हमारी अप्रोच होती है वो एक सब प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम को हम स्मॉल कर लेते हैं, और स्मॉल प्रॉब्लम को इस तरीके से इसने वन हाफ कर दिया, यानी वी आर ओनली कंसिडरिंग इन बाय सेटिंग 1, 2, 3 and 4। वी आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट के जो बाकी के जो नंबर्स हैं उनको हम इंटरेस्ट नहीं कर रहे। वी आर ओनली वांट दिस स्टेट टू बिकम द गोल स्टेट, दिस वन। और हम क्या करेंगे कि इस तरह की बहुत सारी जो स्टार्ट स्टेट्स हैं उनका एक पैटर्न ले लेंगे। लेट से हमने लेट से 100 ऐसे पैटर्न ले लिए, इनिशियल स्टेट्स ले ली, जिसमें 1, 2, 3 और 4 प्रेजेंट है एट डिफरेंट प्लेसेस। और उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको हम गोल स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और तमाम एक्शंस जो हैं उनको हमने टेबल में लिख लिया। तो अब ये हमारे पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आ गया। अब जो भी प्रॉब्लम आएगी हम वो अपने डेटाबेस के साथ या लुकअप टेबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसी होंगी जिनके सोल्यूशन हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह हम कम मेमोरी यूज करते हुए और पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी डिक्शनरी बना लेंगे और उस डिक्शनरी और या लुकअप टेबल की मदद से हम अपने सोल्यूशन को अप्रोच कर लेंगे। सो दिस इज वन वे। जरूरी नहीं है आप इसमें जो है वो 4 स्टेट से स्टार्ट करें, आप इसमें एक सिंगल स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हम इस सिंगल स्टेट को वहां तक कैसे ले जाएंगे। और इस तरीके से 2 स्टेट्स पे भी, 3 स्टेट्स पे भी, 4 स्टेट्स पे भी जो है वो हम ह्यूरिस्टिक्स जनरेट कर सकते हैं। यानी वो लुकअप टेबल जनरेट कर सकते हैं, वो सेट ऑफ एक्शंस जनरेट कर सकते हैं, वो फार्मूला जनरेट कर सकते हैं जो कि हमें गोल स्टेट की तरफ ले जाए। ये एक तरीका है ह्यूरिस्टिक जनरेट करने का। अच्छा, इसके बाद आमतौर पे हम मैप्स पे डायरेक्शंस देखते हैं और तो वो डायरेक्शंस आमतौर पे कुछ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कुछ हमारा जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, और उसके अंदर जो है वो कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को पता होता है, प्रोग्राम को पता होता है। तो वो क्या करता है कि वो उन पॉइंट्स के अंदर जो है वो एक फार्मूला लगा के और बहुत तेजी से क्विकली उसको कैलकुलेट करके हमें दिखा देता है कि ये जो है ना, ये पाथ अगर आप ले लें, एक ये पॉसिबल पाथ है और एक ये पॉसिबल पाथ भी है। तो आप अगर इस पॉसिबल पाथ से जाएंगे तो ये डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट में, और अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे दूसरे वाले को तो फिर इसकी तरफ से जाने वाली डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। तो ये कैसे कर लेता है, लेकिन अगर एक सिंपल हम सर्च बनाएं तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो उसका तरीका ये है कि ये पहले से ही लैंडमार्क्स पॉइंट्स जो है उनको मैप के ऊपर डिफाइन कर लेता है। ये जो सिटीज है जो नजर आ रहे हैं ये तमाम लैंडमार्क्स पॉइंट्स हैं, और इनके दरमियान जो रास्ता है वो पता है कि किसके दरमियान कौन सा रास्ता क्या कॉस्ट है। तो फिर वो क्या करता है, वो कंप्यूट करता है सर्च एल्गोरिथम को बाय यूजिंग द लैंडमार्क पॉइंट्स and the information which is given with the landmark points। इसका पूरा जो है वो एक उसने पूरा एल्गोरिथम डिजाइन किया है, और उस एल्गोरिथम को उसने जो डिजाइन करके उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन की है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट एन है और गोल जो है वो हम यहाँ हम फिनिश करना चाह रहे हैं। तो अगर हम यूं बना लें कि ये हमारी एन स्टेट है और ये हमारा गोल है, लेट्स से ये जी स्टेट है, और दरमियान में कहीं एक स्टेट एल है। तो ये चेक करेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना कॉस्ट है, और उसके बाद ये चेक करेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी कॉस्ट है। और इनको ऐड करते हुए ये जो जो एल नोड्स होंगी ये बहुत सारी होंगी बीच में यहाँ पे भी एक एल नोड होगी और यहाँ पे भी एक एल नोड होगी लेट्स से। तो ये इन सबको चेक करेगा, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। ह्यूरिस्टिक उसी वक्त बनेगा जब इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो इंफॉर्मेशन मौजूद है तो ये सबको आहिस्ता आहिस्ता चेक करता चला जाएगा। इसके बाद जब वो एक पाथ बना लेगा कि मैंने इस पाथ से जाना है, तो आगे मजीद भी इसके अंदर भी, इस पाथ के अंदर भी जो है वो कुछ लोकेशंस हो सकती है जिनको फिर वो दोबारा से आइटरेट करते हुए, यानी नंबर ऑफ आइटरेशंस के बाद इसके एक ह्यूरिस्टिक्स जो है वो डेवलप करेगा। तो इस तरीके से जो लैंडमार्क पॉइंट्स हैं उनकी मदद से, एक फार्मूला की मदद से ये एक ह्यूरिस्टिक बनाएगा जो कि सर्च पाथ जो है वो बनाएगा जो कि सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं और ताकि जो है वो फार्मूला समझने में थोड़ी सी मजीद आसानी जो है। Okay, a better approach is to use choose few points, perhaps in between 10 or 20 landmark points from the vertices, जो भी ग्राफ के अंदर vertices हैं या nodes हैं। Then for each landmark L, for each other vertex V in the graph, we compute and store
दिस वैल्यू। तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे और उसमें ये तमाम वैल्यूज जो है ये स्टोर कर देंगे। द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम बी टू एल, and obviously that it will be the same from L to B. On an undirected graph is the same, and on a directed graph that means one way street, जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, we need to compute this separately. इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि ये वन वे एक तरफ या बाई डायरेक्शनल दोनों को कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक तरफ की यानी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। गिवन द स्टोर टेबल यानी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास मौजूद है कॉस्ट की, we can easily create an efficient heuristics that minimizes the overall landmarks of the cost, getting the current node to the landmark and then the goal. तो क्या करेगा, एक जगह से स्टार्ट करेगा, जैसे एन से स्टार्ट करेगा और गोल तक पहुंचेगा, और दरमियान में जितने भी लैंडमार्क्स पॉइंट्स होंगे, जितने भी एल पॉइंट्स होंगे, उनके साथ जो है वो कंप्यूटेशन करता हुआ जाएगा, और कंप्यूटेशन करता हुआ वो वाला पाथ सिलेक्ट करेगा जो कि लेके जाएगा गोल तक मिनिमम नंबर ऑफ लैंडमार्क पॉइंट्स के साथ, या मिनिमम कास्ट एसोसिएटेड विद द लैंडमार्क पॉइंट। यानी जितने भी, अब इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पता है, इसका डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक का पता है, इसका डिस्टेंस भी पता है, तो ये कंप्यूट करता हुआ जाएगा तो कौन सा ऐसा डिस्टेंस लेट इट गोज फ्रॉम दिस पाथ, दिस इज द मिनिमम पाथ। तो ये इस तरीके से इसका ह्यूरिस्टिक्स जो है या कंप्यूट करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। और ये काम हम कर चुके हैं, ये काम हमने ए स्टार जो स्कीम पढ़ी थी उसमें हमने यही किया था। ए स्टार में हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी और उससे पहले जो ग्रिडी था उसके अंदर भी हमने कॉस्ट की थी, लेकिन उसमें हमने एस्टिमेट नहीं किया। ओके, तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई एजेंट जो है वो एक बेटर सर्च को लर्न कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है यस, ये मुमकिन है कि एक एजेंट जो है वो एक बेटर सर्च जो है उसको प्राइमरीली लर्न कर सके। लेट्स से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एस सिटी पे थे, एस से हम एफ पे गए और एफ से हम बी पे चले गए। इसके मुकाबले में एक और पाथ भी था जो एस से हमें आर सिटी पे लेके जा रहा था और आर सिटी से हमें पी सिटी पे लेके जा रहा था और पी सिटी से हमें बी सिटी पे लेके जा रहा था। लेट्स से हमने ये वाला एल्गोरिथम जो है ये जो डिजाइन किया था, जो जी एल्गोरिथम था वो इस पाथ से जा रहा था, और उससे भी बेहतर एल्गोरिथम जो था वो ए स्टार एल्गोरिथम था। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो हर सिटी या हर नोड की कि जो है वो कॉस्ट क्या है और साथ साथ इसकी कंप्यूट यानी जो कंप्यूटेशन कास्ट है वो कितनी है, यानी दोनों कास्ट, एक तो पाथ कास्ट और एक कंप्यूटेशनल कास्ट और एक पाथ की कास्ट, अगर ये दोनों हमें पता हो तो जी से बेहतर एल्गोरिथम भी है जो कि ए स्टार है। तो ये जी से हम ए स्टार को लर्न कर सकते हैं, ये इसी चीज के ऊपर बनाया गया है। ये स्लाइड के अंदर यही इंफॉर्मेशन है और इसमें उसने बताया है कि इफ वी हैव ए मीटा लेवल स्टेट स्पेस जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट लेवल जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद हो, ऑब्जेक्ट से मुराद नोड है, यानी हर सिटी या हर नोड की इंफॉर्मेशन अगर हमें मौजूद हो तो फिर जो है वो हम एक बेटर जो सर्च पाथ है उसको हम लर्न कर सकते हैं। देयर इज अ रूम, देयर इज अ चांस टू लर्न ए बेटर सर्च मैकेनिज्म मेथड इन ए गिवन प्रॉब्लम। इसके एग्जांपल नीचे ये मैंने बता दी है कि जो एफ सिटी से हम बी तक पहुंचे और एक ए स्टार ने जो है वो एक अलग पाथ लिया
So the example is expansion of f. That is not primarily helpful because it is not optimal. और हमारा जो मेन एम होता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, और ऑप्टिमल इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, as there may be many optimal solutions. Okay, learning heuristics from experience. This is जो हमाद मुझसे पूछ रहे थे, जो हमाद जो सवाल कर रहे थे कि हमने जो है वो रिग्रेशन और जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स है उनको भी हमने स्टडी किया है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हमने एक जो न्यूरल नेटवर्क का कोर्स था उसमें हमने उनको प्राइमरीली, या कौन सा मॉडलिंग सिमुलेशन का कोर्स था उसमें हमने उनको जो है वो कंप्लीट किया है। तो ऑब्वियसली वो भी एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाने वाले प्राइमरीली एल्गोरिदम्स हैं, और उनका भी एक सेक्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद है। लेकिन अब हम यहाँ एक्सपीरियंस की बात करते हैं क्योंकि ये टॉपिक उससे ज़्यादा लिंक करता है। So we can have a number of ways to handle a complex problem. One way is to simplify a problem. यानी एक जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसको एक रिलैक्स्ड या एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें, प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें कि जिसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आसानी से मालूम किया जा सके। The next thing is कि we can do it by using error and trial, जो कि experience का हिस्सा है। So experience means that solve the 8 puzzle, for instance, each optimal solution to an 8 puzzle provide an example pair. And for these examples, a learning algorithm can be constructed as a function. Okay, if there is any question, and that is, then we can primarily consider it as a heuristic function, या हम उसको approximate कर लें कि ये जो है ना ये heuristic function है, and it can then consider, we can come up with a number of heuristics depending upon the choice of different trade-offs, यानी learning time के trade-off में इसी तरीके से प्रोग्राम का जो रन टाइम है, जो सर्च रन टाइम है, और सोल्यूशन कास्ट के ट्रेड ऑफ में हम डिफरेंट ट्रेड ऑफ में जो है वो एक हेरिस्टिक्स जो है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो लर्न कर सकते हैं। आमतौर पे होता ये है कि ह्यूमन को भी अगर कंपेयर कर लिया जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक है, वो गाड़ी की आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सी जगह है जहाँ मुझे फॉल्ट जो है वो तलाश करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसने बिल्ड किया होता है। इसको हम मैथमेटिक्स में भी, या यूँ समझें कि कंप्यूटर में भी हम एक प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये लर्निंग ह्यूरिस्टिक्स फ्रॉम एक्सपीरियंस होगा। फ्रॉम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसे, जो कि आपने अपने मुख्तलिफ जो CNN जो को जब ट्रेन किया होगा उस वक्त आपने इसको यूज़ किया होगा। ओके, दिस एंड्स आवर टुडेज सेशन। मैं चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट्स का कोई सवाल है तो आप कर लें, फिर हम बात करेंगे मिड टर्म की। जी स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल है? हमाद बताइए। जी उमे अबीबा आप बताइए। जी कौसर आपका कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन हम मिड टर्म की बात कर लेते हैं। मिड टर्म के बारे में ये डिसाइड हो गया है कि मिड टर्म जो है वो ईद के बाद होंगे, और मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन होंगे। मिड टर्म के हवाले से कोई सवाल है आपका? जी हमाद, कोई मिड टर्म के हवाले से सवाल है आपका? सर पैटर्न सेम होगा जैसे आपने लास्ट टाइम रखा हुआ था टेली मेडिसिन का?
जी हमारा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। सर जैसा आपने टेली मेडिसिन का रखा था पैटर्न, बिल्कुल वैसा ही होगा या चेंज होगा? देखिए पैटर्न अभी डिसाइड नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम डिसाइड हुआ है। तो ये भी मुमकिन है कि वो मिड असाइनमेंट के तौर पे दे दें, ये भी मुमकिन है कि वो 4 आवर्स के तौर पे दे दें। तो अभी तक चूंकि शेड्यूल एग्जाम वालों ने नहीं दिया है, तो इसलिए अगर एग्जाम शेड्यूल देगा तो फिर वो 4 आवर्स या 2 आवर्स या 3 आवर्स इस तरह का होगा। लेकिन अगर हम खुद शेड्यूल देंगे तो वो फिर मिड असाइनमेंट 1 दिन का टाइम देंगे या 2 दिन का टाइम देंगे, ये डिसाइड नहीं हुआ। जी स्टूडेंट, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो मिड टर्म होगा, जो अभी तक हमने स्टडी किया है वो यहाँ तक होगा। अब इससे आगे जो मैं आपको काम दूंगा या जो आपसे जो हमारे सेशंस होंगे, वो जो है वो मिड टर्म के बाद की असाइनमेंट्स होगी, यानी वो मिड टर्म के बाद के जो टॉपिक्स हैं वो होंगे। तो वो टॉपिक्स जो है वो जैसे जैसे तैयार होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्विज और असाइनमेंट आपको LMS पे मिलेंगे, जैसे वो अवेलेबल होंगे मैं पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप में। ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? अच्छा बेटा, आपका नो सर। क्या स्टेटस है? FYP का क्या स्टेटस है? आप लोगों का बेटा FYP का क्या स्टेटस है? क्योंकि वर्धा ने तो इक्विपमेंट खरीद लिया है। सर हमने भी परचेज कर लिया है, हमारा प्रपोजल भी बन चुका है। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया है। जी उमेबा यस सर। का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है? सर सॉफ्टवेयर पे कोड पे वर्किंग चल रही है, हार्डवेयर से भी कनेक्ट नहीं किया है, कोड पे वर्किंग कर रहे हैं, शॉर्ट कोड्स पे। आप लोगों ने डेटा जो है वो जो इनिशियल डेटा है वो आपको मिल गया है या अभी आपने नहीं उसको? सर अभी डेटा को नहीं यूज किया, शॉर्ट कोड्स पे जिस तरह से एक कोड को देख रहे हैं कि किस तरीके से आप एक एल्गोरिथम पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी काम करें सर। ओके, हम FYP का, चूंकि आपका मेरा ही ग्रुप है तो हम FYP का एक सेशन कर लेंगे इसी वीक में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। चले, बहुत शुक्रिया बेटा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।